चलिए भैया दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 का 15 नवंबर 2020 टीयर 2 का जो पेपर था मैथ्स का, उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीजीएल 2020 टीयर 2 देने वाले हैं या फिर अपकमिंग एसएससी के किसी भी एग्जाम में के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा, ये प्रूव करूंगा मैं यहाँ पे कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा वक्त से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, 2-3 महीने से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया उनको, जिनको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं आता है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए, आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, और जो मूलभूत बातें हैं वो आपको पता है, तो बिना बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के भी आप बहुत अच्छे से बिल्कुल 2 घंटे के अंदर आप पेपर खत्म कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि टेम्परामेंट जो आपका होता है केमिस्ट्री में वो मेंटेन आप कर पाओ, तो फिर आपके लिए पेपर सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैं करूंगा ये 15 नवंबर का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 15 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का, और ये सबसे टफ माना गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं सॉल्यूशंस का। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 25 अगस्त से एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 का जो पेपर है उसके लिए नया बैच लॉन्च कर रहे हैं अभिनय शर्मा सर और रानी मैम। दोनों किस लेवल के टीचर हैं आपको पता है, नहीं पता है तो जाके अनअकैडमी के इनके फ्री लेक्चर्स देखिए और जज कीजिए कि क्या क्वालिटी है इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए। तो 25 अगस्त से शुरू होने वाला है, काफी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और मतलब मैं क्या कहूँ, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हालांकि कंपलसरी नहीं है कि आप बिना इनका ज्वाइन किए नहीं होगा आपका सिलेक्शन, लेकिन आप कर सकते हैं इनका ज्वाइन। कई सारे बेनिफिट्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के जो कि आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे जो बड़ा जो मुझे ऐसा लगता है, इंटरैक्ट विथ योर एजुकेटर, जो हाल ही में एसएससी ने ऐड किया है कि लाइव क्लास के दौरान आप अभिनय शर्मा सर से बात कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान। तो ये कमाल का फीचर है। प्लस पीडीएफ वगैरह, डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट तो होता ही था, लाइव टेस्ट क्विज फ्री में आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो वो सब चीज तो होंगी। अच्छा, एक प्रॉमिस ऑफर है यहाँ पे बहुत अच्छा। अगर आप सीजीएल 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएचएसएल 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं अनअकैडमी का, तो सिर्फ आपको 5850 रुपए मिल जाएगा। इसके अलावा 3 महीने का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और वही 2 साल लेते हैं तो 6 साल का मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। फाइनली मेरा कोड है WWESHL। जहां भी आपको कोड देने के लिए ऑप्शन आए वहां पे आप मेरा कोड ये डाल सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस फ्री क्लासेस को आप अनलॉक कर सकते हैं मेरे कोड से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको जो मैं टफनेस स्केल पे मैंने जिसको मार्किंग दी है वो आपको दी है 7 out of 10, ठीक है। तो 10 में से 7 से दूंगा। 10 में से 10 किसको दूंगा, मैंने बेंचमार्क किसको रखा है, तो वो था 2017 सीजीएल का 18 फरवरी 2018 का जो पेपर हुआ था मैथ्स का टीयर 2 का, उसको मैं 10 out of 10 दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं उसके हिसाब से 7 out of 10 दूंगा, ठीक। और वो हमने ये देखा है कि 2017 में जो आया उससे थोड़ा इजी आया, 18 में उससे थोड़ा इजी आया, 19 में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बराबर 90 डिग्री। ए 90 अगर हो गया तो सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ए बराबर 90 डिग्री, ये हमारा ए हो गया। बीसी किधर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एबीसी कर दिया। अब क्या बोलता, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बीसी एट डी। ओके, ए का एंगल बाइसेक्टर है एडी, ठीक। और ठीक है, ये बाइसेक्टर ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों 45 डिग्री होगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है। डी परपेंडिकुलर एसी, डी परपेंडिकुलर है एसी के, ठीक है भैया। परपेंडिकुलर अगर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ए बी जो है वो डी के पैरेलल होगा, ए बी डी के पैरेलल होगा, ये लोग आराम से कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 10, ए सी की वैल्यू दे रखी है 15, तो आपको बताना है कि डी क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जब भी इस तरीके से अगर कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आती है तो जो इन दोनों साइड्स का रेशियो होता है वही इन दोनों छोटे साइड्स का भी रेशियो होता है, ठीक है। तो ये अगर ए रेशियो बी है तो ये भी ए रेशियो बी ही होगा, ठीक। अच्छा, तो ए बी और ए सी का रेशियो क्या है, 2:3, 10/15 करेंगे 2:3, तो यानी कि बी डी और डी सी का भी रेशियो 2:3 ही होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल EDC और ट्रायंगल CAB ये दोनों सिमिलर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि DE अपॉन AB बराबर DC अपॉन BC कह सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। DC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कि भले ही रेशियो के टर्म्स में ही लिख सकते हैं। BC क्या लिख देंगे, 3 + 2 = 5,
लिख सकते हैं। तो 5 दूना 10, 2 गुना 3 बराबर 6, डी की वैल्यू 6 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन। ये मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी नहीं था, मॉडरेट था। क्वेश्चन टफ तब बनता है, मुश्किल तब बनता है जब एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आपका एंगल बाइसेक्टर भी का थ्योरम भी यूज हुआ, प्लस सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ, प्लस थोड़ा सा है रेशियो का भी प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज हुआ। ठीक है, तो ये सब मिला के थोड़ा सा ये मॉडरेट क्वेश्चन तो है, इजी नहीं है। ठीक है, शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए बी दो सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, और वाटर एसिड का रेशियो ए में, अच्छा ए में 4:5 है, बी में 1:2 है। इस अगर x निकाला गया a से, y निकाला गया b से, तो मिक्सचर बन गया 8:13 का, x और y का रेशियो बताइए। ठीक है, अच्छा a में क्या है वाटर एसिड का रेशियो 4:5, ये एलिगेशन क्वेश्चन है, साफ साफ देख के ही पता चल रहा है। b में क्या है 1:2। ठीक है, दोनों, इससे हमने x लीटर निकाल लिया, इससे हमने y लीटर निकाल लिया और दोनों को मिला दिया, तब जो मिक्सचर हमारे पास बना उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रेशियो बना है वो 8:13 बना है वाटर और एसिड का रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन का आंख बंद करके एलिगेशन लगाते हैं, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, तो लगाते हैं भैया एलिगेशन। अच्छा, ये आपका रेशियो है, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे एक्सचेंज करते हैं आपको पता होगा। ठीक है, मैं वाटर को ले रहा हूँ, वाटर एक ऑब्जेक्ट को आपको पिक करना होता है एलिगेशन में, उसी को कंपेयर करते हैं हम लोग। वाटर को मैंने पिक कर लिया, वाटर को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाऊं तो क्या होगा यहाँ पे 4/5 + 4 यानी कि 9, 4/9। और बी में अगर वाटर की बात करूं तो 1/2 + 1 + 2 बराबर 3, 1/3। और यहाँ पे 8/13 + 8 बराबर 21। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अब अभी बहुत आसान सा प्रोसेस है कि एक में एक को हटाना है, एक में एक को जोड़ना है और हमारा रेशियो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 6/7 क्या होगा, तो आप खटाक से -1 बोल दोगे। बट अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं 1/6 और -1/7, तो भी आप शायद जल्दी बोल दो, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जोड़ घटाव वही है, लेकिन बस फ्रैक्शन का आ गया तो हमें टाइम लग जाता है। तो जब भी हमारे कैलकुलेशन में फ्रैक्शन का इंट्रूजन होता है तो हमारा स्पीड जो है कैलकुलेशन का स्लो हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपके कैलकुलेशन में या आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसीजर में फ्रैक्शन नहीं बने, अगर बने तो उसको आप नंबर में चेंज कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो इसमें हम अगर तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा चीजें बैलेंस होती है। रेशियो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं जो इन 9, 3 और 21 इन तीनों से डिविजिबल हो और हमारा काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर मैं ढूंढूं तो इसका एलसीएम एक तरह से बात करेंगे, तो एलसीएम अगर लूं तो हो जाएगा 63। तीनों में अगर 63 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। 9 × 7 = 7 × 28, ये हो गया 4, ये हो गया 28, ये हो जाएगा आपका 21 और ये आपका हो जाएगा 24। 24 में से 21 गया 3, 28 में 24 गया 4, यानी कि x/y का जो रेशियो था वो 3:4, यानी कि x से अगर 3 लीटर लिया गया, यानी a से अगर 3 लीटर लिया गया होगा तो y से 4 लीटर लिया गया होगा। बस इतना से सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। a जो है do a piece of work in 15 days, a किसी काम को 15 दिन में करता है। b जो है b 25, c 40। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में पहले आप रेशियो डिसाइड कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। a b c लिख लीजिए यहाँ पे। b जो है a से 25% ज्यादा है, यानी कि a अगर 4 है तो b कितना हो जाएगा 5%। 25% का मतलब यही होता है। अच्छा, c जो है b से 40% ज्यादा है, कहने का मतलब कि अगर 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर a अगर 5 है तो c उससे 2 ज्यादा है, 40% का मतलब 2, यानी कि 5 + 2 = 7, काम खत्म। ठीक है, सॉरी b से 40% ज्यादा था, यानी कि हमें तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब a किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि 15 × 4 अगर मैं कर दूं तो ये टोटल वर्क मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क यही है 60 यूनिट। अब इस 60 यूनिट में क्या कह रहा है कि a और c 3 दिन तक काम करते हैं। a और c यानी कि 7 + 4 11, 11 × 3 में कह सकता हूं, यानी कि a और c मिलके एक 3 दिन में 33 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। अब कितना बचा, तो 60 - 33 = 27, 27 यूनिट काम ही बचा हुआ है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, a और b बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, तो बचा हुआ काम है 27, और a और b का एफिशिएंसी की बात करें तो 4 + 5 = 9, नीचे 9 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या आ गया 3, आंसर हो गया 3। सिंपल क्वेश्चन, टाइम का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 50 years। अच्छा, फादर प्लस सन का जो प्रेजेंट एज है वो 52 है। 4 year hence the son's age will be, 4 year hence की बात कर रहा है तो सन के एज में 4 ऐड कर देते हैं और फादर के एज में भी 4 ऐड कर देते हैं,
ये इनका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक। अच्छा देखिए एक चीज, ये तो देखिए आपके पास एक टू वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, आराम से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे तो बच्चा भी ले आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगे ऐसे क्वेश्चन में। देखिए अभी क्या है कि अभी 52 साल दोनों के सम का एज का सम है, 10 साल बाद दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा, +20, क्योंकि 10 साल सन में की एज में भी बढ़ेगा, 10 साल पापा की एज में भी बढ़ेगा, यानी कि 72। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि 10 साल बाद उनका एज का रेशियो क्या होगा। अच्छा, जो रेशियो जो भी हो, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों टर्म्स को ऐड करूं, तो वो 72 को डिवाइड करना चाहिए, जरूरी है, ये चेक कर लेते हैं। 7 2 9 ये डिवाइड करता है, 5 2 7 ये डिवाइड करता है, नहीं करता है, 3 1 4 ये करता है, 8 3 11 नहीं करता है। तो 2 ऑप्शन हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस से, कोई जरूरत नहीं है कि इतना पूरा फिलहाल आप करें। ठीक है, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं कि हर बार आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना ही है, ये अप्रोच बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए, थोड़ा सा तो नजर दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या चेंज हो सकता है, क्या ऊपर नीचे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर ये दोनों ही में ही हो सकता है, तो ये देखिए कि 7 और 2 9, 7 और 2 9 है, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 72 के बराबर होनी चाहिए, कि 1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 8 के बराबर होनी चाहिए। तो 8 दूना 16, 8 7 56, यानी कि जो बेटा का एज होना चाहिए वो 16 होना चाहिए और बाप का एज होना चाहिए 56। ठीक है, इसमें मैं 10 साल घटा देता हूं, क्योंकि जैसा कह रहा है तो 6 और 46। ठीक है, अब देखिए कि क्या यहाँ पे कुछ जैसा हमें कहा जा रहा था कि 4 गुना होगा, वो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, 4 साल में मैंने ऐड नहीं किया, 4 साल में ऐड करता हूँ, ये 10 हुआ, ये 50 हुआ, तो यहाँ पे 1 रेशियो, यहाँ 5 गुना हो रहा है, 4 गुना नहीं हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारा एक ही ऑप्शन बचा, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, या फिर इसको आप पहले चेक कर ले तो आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर बार आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पाई चार्ट का है, क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है एक कहाँ पे है, अच्छा एक कंपनी है, उसके 5 डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जो कि पाई चार्ट के फॉर्म में है। टोटल एम्प्लॉयज 3000 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड सी एक्सीड्स टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट बी एंड डी बाय एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन। ठीक है, तो ए और सी को ऐड करेंगे, आराम से यहीं से खटाखट ऐड कीजिए, 136.2। ठीक है, ए और सी का ऐड कर दिया मैंने। बी और डी को ऐड करना है, बी और डी को ऐड करेंगे तो 7 10 7 5 12 13 130.8, घटा दीजिए, यहाँ 4 आ गया, 5 5.4। ठीक है, तो 5.4 का डिफरेंस है, तो ये 5.4 अगर मैं ऊपर लिखूं तो नीचे क्या लिखूंगा, 360 लिखूंगा, क्योंकि टोटल जो पाई चार्ट की वैल्यू होती है वो एक सर्किल की वैल्यू 360 डिग्री होती है। अच्छा, हमें अब कैलकुलेट करना है नंबर। ठीक है, तो नंबर करने के लिए इसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 3600 से। ठीक है, इसको हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3000, 2 से 2 0 कट गया, 6 5 30, 6 6 36, 6 9 6 5 45, 45 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, 36 44 के पीछे 45 नहीं आता है, इन दोनों के बीच भी नहीं आता है, इन दोनों के बीच आता है, इन दोनों के बीच नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाने की कोशिश करेंगे, डिजिटल सम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर भी बहुत तेज है, तो ऐसे क्वेश्चन वो दे देगा जो कि आप जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपसे ज्यादा स्मार्ट वहाँ एग्जामिनर बैठा हुआ है, तो इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए। जहाँ पे अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शनल एलिमिनेट करना हमने देखा हो रहा था तो हमने किया, यहाँ पे कोई उपाय नहीं था तो बेसिक मेथड से किया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ आपको आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कोई खराब हो या कोई बहुत अच्छा मेथड होता है, एवरी मेथड इज यूनिवर्सल, यू नो। चलिए अगला सवाल है, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। एबीसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट साइड बीसी एट डी। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर वही एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन वापस आ गया। ए बी की वैल्यू 12, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भर भर के आ रहे हैं आजकल। ठीक है, अच्छा सीधा हम लोग खटा यहीं से कुछ करने से पहले हम सीधे बोल देंगे 3 चक 12, 3 5 15, ये रेशियो 4 जो इसका होगा। अच्छा बीसी अगर 18 है, ये पूरा अगर 18 है तो आपको बताना है कि बीडी की लेंथ क्या होगी। बीडी की लेंथ ऑब्वियसली एक ऐसा होगा जो कि 4 डिवाइड करेगा उसको, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता है। एनीवेज
ठीक है, तो 4/9 इंटू 18 अगर हम लोग कर दे तो बात बन जाएगा, काम हो गया, आंसर हमारा खत्म। ठीक है, तो रेशियो को पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में से, उसका निकल गया वैल्यू। ठीक है, जो हमें चाहिए था बीटी की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो हाइट है ये है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, एंड डायमीटर ऑफ इट बेस इज 10 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, गलती से हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग 10 ले लेंगे रेडियस को, लेकिन यहाँ डायमीटर है, तो यही सब छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स का कारण होता है जो कि आपको अवॉइड करना है, और वो तभी होगा जब आप हॉल में रिलैक्स हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक एस्पेक्ट देखने का फुर्सत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5। अब क्या बोलता है, 2 आइडेंटिकल कोन्स होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर ड्रिल्ड आउट, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, सरफेस एरिया क्या बोल रहा है कि एक ऊपर से कोन निकाला गया आइडेंटिकल और एक कोन नीचे से निकाला गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि पूरे सरफेस, पूरे फिगर का अब क्या होगा वो सी एस ए। अच्छा, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसका जो सी एस ए होगा वो क्या हो जाएगा, 2πRH, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब ये मुझे इसके पूरे सॉलिड का टीएसए निकालना है। टीएसए का कंपोनेंट क्या होगा, सीएसए ऑफ सॉलिड, सीएसए ऑफ सॉरी सिलेंडर, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन 1, सीएसए ऑफ कोन 2। ठीक है, सबका सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का सबसे पहले अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2πRH। कोन का बात करें तो πRL होता है, तो 2 है सेम, यानी कि 2πRL कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक, फर्क क्या है यहाँ पे वो देखिए, सिलेंडर का जो हाइट होता है वो 2πr क्या है इसका 5 और h क्या है 30। ठीक है, और 2πr इसका r क्या है 5 और इसका l क्या हो जाएगा, इसका l क्या हो जाएगा, इसका l हो जाएगा 13, इसका l हो जाएगा 13। ऑब्वियसली भाई इस रेडियस आपका 5 है, हाइट आपका 12 है, तो l हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा 13 ही तो होगा ये। ठीक है, बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, काम खत्म है। 30 × 150 300 पाए प्लस 130 पाए यानी कि 430 पाए, काम खत्म है। सब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों सबको लेके आप परेशान हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। शुरू में जो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको डर लग सकता है ऐसे क्वेश्चन को देख के, इनिशियली आप स्किप करके निकल जाओ। सही भी है, जब आपका दिमाग ठंडा हो और तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। कह रहा है कि 123.40 रुपए में अगर किसी ऑब्जेक्ट को बेचा गया, ठीक है, तब जो गेन हुआ वो 108 रुपए में बेचे जाने वाले लॉस पे से 20% ज्यादा था। कहने का मतलब कि अगर 108 रुपए बेचे जाने पे अगर 5 रुपए का लॉस हो रहा होगा तो 123.40 पे बेचने पे 6 रुपए का गेन हुआ। कुछ बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अच्छा, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, 6 और 5 11 के को हम इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, 123.40 माइनस 108, क्या इसके बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं एक सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा छिपा हुआ है। खैर, हमारा जो वैल्यू है वो है 15.4। 11 की वैल्यू 15.4 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 15.4/11। अगर हम लोग 5 की वैल्यू निकालना चाहें या 6 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा नीचे। 11 दहे के 11 44 5 7। ठीक है, यानी कि 5 की वैल्यू आ गई 7। कहने का मतलब कि 5 की वैल्यू 7, यानी कि ये जो हमारा है, ठीक है, 108 रुपए में बेचे जाने पे 7 रुपए का आपको एग्जैक्टली लॉस हुआ होगा। तो लॉस, तो ये हमारा एसपी है और लॉस कितना है 7, तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, यानी कि सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 + 7 यानी कि 115। ठीक, इस सेम चीज आप निकाल सकते थे यहाँ से। अगर 6 की वैल्यू निकालते, 6 की वैल्यू निकालते, जो भी वैल्यू आती उसको 123 से माइनस करते, क्योंकि एसपी माइनस गेन बराबर होता है सीपी, तो भी आपको 115 ही आता। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 115 आ गई। अब क्या बोल रहा है कि 120.75 पे बेचने पे गेन और या लॉस क्या होगा, तो 120.5, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 5.75 का अपॉन 115। ठीक, इंटू 100। साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 बार में सीधा सीधा कट जाएगा, तो गेन हमारा 5% का तकरीबन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अप्रोच है। ठीक है, थोड़ा सा लगा अप्रोच ये लगा होगा आपको, मैंने क्यों ये माइनस किया, आपको थोड़ा सा ये शंका लग रहा होगा शायद। देखिए, मान लीजिए कि 30% का लॉस, अगर सीपी को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है,
तो 30% का लॉस पे अगर बेचे तो एसपी क्या हो जाएगा 70, और 20% का गेन पे अगर मैं बेचूं तो एसपी क्या हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको बोल दूं कि ये SP1 है, ये SP2 है, SP1 और SP2 का डिफरेंस अगर मैं आपको बता दूं तो आप सीपी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू में आपको बता दूं कि SP1 और SP2 में जो डिफरेंस था वो 500 का था, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 50 जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको इक्वेट कर सकते हैं 500 से। एक की वैल्यू आ गई 10, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, यानी कि जो सीपी होगा वो 1000 होगा। तो डिफरेंस जो होता है जो एक से ज्यादा एसपी अगर दिए हुए हैं तो उनके डिफरेंस का इस्तेमाल करके आप लोग सीपी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। और देखिए इसके बारे में मैं एक आसान सी चीज आपको बताऊं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सॉरी, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, रात में लगभग 2-2:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आंख मेरे देख सकते हैं आप, ये तो अभी देख ही सकते हैं। अब देखिए लिटरली मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, हाँ, सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको बोल रहा था कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दिया कीजिए, कभी भी बीच में इसको मत बनाइए, नेवर एवर, हमेशा स्किप कीजिए, चाहे इजी हो मुश्किल हो, लास्ट में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गलत होता है सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है उस टाइम में, बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं करना। और सिंप्लीफिकेशन में हमेशा स्टेप्स को स्किप करने की कोशिश कीजिए हमेशा, तो बहुत ज्यादा आसानी होती है। अच्छा, डायरेक्ट में इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया 3/54 गुना 6, डायरेक्ट मैंने ऐसे लिखा, और 21 गुना 6/18 ऐसे लिखा, 3/2 लिखा, प्लस 3 माइनस 3/27 गुना 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 9 1/3 और ये 3 ये 7 माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 1, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, 7 3 10 माइनस 1 9, 9 प्लस 1/3 माइनस 3/2। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, 6 आ गया एलसीएम, और 54 प्लस 3 दूना 6 माइनस 9, 60 माइनस, सॉरी कुछ गलती हुई है, 6 9 54 2, ये तो होगा ना, सॉरी 56 माइनस 9 हो गया 47, 47/6 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है सब, बस इसको लास्ट, हमेशा सिंप्लीफिकेशन लास्ट में करने का मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, बट ये सब इतनी बार रिपीट हो चुका है कि इस सब क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको आराम से करना होता है, ज्यादा जल्दबाजी में कुछ गलत साइन वगैरह आप ले लोगे तो आंसर आपका गलत आ जाता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे है, मुझे दिख रहा है कि 3x प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ पे बन रहा है, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो करते हैं इसको, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ए माइनस बी यानी कि 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे साफ साफ से दिख रहा है कि x प्लस 5y मेरा बन गया। x प्लस 5y जैसे ही मेरा बना तो मैं देख रहा हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, तो x प्लस 5y ये आगे मेरा जाएगा। अब है ए स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा काम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, थोड़ा सा मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। आगे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। स्टेप स्किप करना आपको आना चाहिए दोस्तों, वो अगर नहीं आता है तो फिर आप उसको सीखिए, वो जरूरी है। ट्रिक्स बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट से बहुत ज्यादा पकड़ है ना तो आप एबल हैं स्टेप स्किप करने के लिए। तो आदत डेवलप करने की कोशिश कीजिए। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, दिक्कत होगा, लेकिन बाद में आप बहुत एप्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए कैलकुलेट करें। तो एक्स स्क्वायर की बात करें तो 9 4 13 एक्स स्क्वायर प्लस 6 19 एक्स स्क्वायर। वाई की बात करें इसका 9 4 13 13 माइनस 6 7 वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 18 एक्स वाई माइनस 8 एक्स वाई 10 एक्स वाई। ठीक है, तो ये 10 एक्स वाई हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये 19 हमारा ए हो गया, 7 हमारा बी हो गया और 10 हमारा सी हो गया। ए प्लस बी माइनस सी, 19 7 26 माइनस 10 16 आंसर। ठीक है, तो ये सब
एक बार में आप करो, एक बार में आपका आंसर सही आना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी एक छोटी सी गलती की ना तो फिर आपको पूरा करना पड़ जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कितना आप जल्दी कर रहे हो, एक्यूरेट करना कितना कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लोग ट्रिक बताते हैं, लेकिन मुझे वो सब बेतुका लगता है। ठीक है, ये सब है कि बिल्कुल बेसिक मेथड से आप क्वेश्चन को करो, आराम से हो जाएगा। कोई से बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है, और जो ट्रिक आप सीखते हो उसको आप अप्लाई कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो फिर भी करोगे, फिर भी आपको टाइम ऐसे भी लगेगा। ऐसा नहीं किसी यहाँ ये क्वेश्चन बहुत एब्सर्ड है, एब्सर्ड नहीं है, इजी है, बस अगर आप नॉर्मल ढंग से करो तो। बस वही है, स्टेप्स स्किप करना है यहाँ भी आपको। जैसे ही मैंने 45/53 देखा, जैसे ही 1/, इसको मैं करूंगा तो मैं सीधे क्या जानता हूँ कि ये हो जाएगा 53/45। और जैसे ही मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो सीधे मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8/45। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसको आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि 4/3 का मतलब क्या है। 4/3 का मतलब है 1 + 1/3, ये सब आपको पता होना चाहिए। 2/3 का मतलब क्या है, 1 - 1/3। ठीक है, तो इस टाइप की चीज आपको पता होना चाहिए। क्यों होता है ये सब, ये आपको पता होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं कि 3 × 1 + 1 करते हैं तो 4 बन जाता है। ठीक उसी तरह से 45 × 1 + 8 करेंगे तो 53 बन ही जाएगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बन रहा है 1+। अब मैं फिर इसको ऊपर में जैसा दिया हुआ है फिर उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तब हो जाएगा 45/8। 45/8 अगर होगा तो ये 8×5 = 40 होगा, और तब ये 5/8 बचेगा। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 1 के नीचे अगर इसको ले जाऊं तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, अब c - 2/5, इसको मुझे 8/5 के बराबर अगर बनाना है तो मैं c की वैल्यू लिख सकता हूँ 8 × 2 = 10, 5 × 2 c की वैल्यू 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 - 2/5। ठीक है, तो हमारा a का जो वैल्यू है वो हो गया 1, b की वैल्यू हो गई हमारी 5, और c की वैल्यू क्या हो गई 2। ये चीज आप समझ पाए कि नहीं, ये मैंने कैसे कर दिया, ये आपको पता चला? ठीक है, तो थोड़ा समझने की कुछ फिर रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये मैं वैल्यू आ गया, उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। कोई मुश्किल लग रहा है कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। बस अगर आपने, जैसा मैंने हमेशा से कहा है, पिछले 2 साल के सेट्स अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं, एक क्वेश्चन का एक जेन्युइन सोल्यूशन आपके पास है, कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। Rami earns a profit of 20% on selling an article at certain price. If she sells the article for 8 more, she will gain 30%. What is the original cost price of 16 such articles? अच्छा, अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचती है, ठीक है, तो अच्छा 20% के प्रॉफिट बेचती है और एक निश्चित दाम पे बेचती है। अगर वो 8 रुपया और ज्यादा पर बेचे तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब कि 10% का जो चेंज आया ना दोस्तों, वो क्यों आया? 8 रुपए की वजह से आया, यानी कि 10% जो है। और पता है कि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है, यानी कि 10% ऑफ सीपी बराबर हम लोग कह सकते हैं 8। 10% अगर 8 के बराबर है तो 100% जो कि सीपी के होता है वो किसके बराबर होगा? 8 × 10 = 80। ठीक है, तो सीपी जो है वो हमारा 80 के बराबर है। सीपी 80 के बराबर है तो पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल्स। तो 16 × 80 कर दीजिए, आपका आंसर हो गया सी, थर्ड। सिंपल सा आंसर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Area of the base of a right circular cone is 81 pi cm². Its height is 12. What is the CSA of the cone? ये कितना सिंपल क्वेश्चन, कहाँ इसको कौन टफ बोल रहा है? ठीक है, देखिए 81 पाई यानी कि πr² होता है एरिया ऑफ द बेस, और 81 पाई है। अगर ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। r बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो r अगर 9 है तो ये हमारा 9 हो गया। हाइट कितना दे रखा है? हाइट दे रखा है आपको 12। तो 12 और 9 का जो ट्रिपलेट बनता है कितने का बनता है? यानी कि ये कितना होगा? 15 होगा। ठीक, अब CSA निकालना है तो πr/l होता है, तो पाई हमारा पाई है, l बराबर हमारा 15 है, और जो r है वो है 19, यानी कि 15 में 135। दो आंसर सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। If a certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed, 150% more students than those from school X appeared in the same exam। हाँ ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन अभी 2020 के टीयर में मेरे शिफ्ट में आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग था। कहने का मतलब कि X और Y की बात हो रही है। ठीक है, X से क्या है कि 100 बच्चे मान लो कि अपीयर हुए, 30% फेल हो गए। ये फेल की बात करते हैं, ये पास की बात करते हैं।
तो पास कितने होंगे, 70 होंगे, कॉमन सेंस की बात है। x से 150% ज्यादा, कई लोग क्या करेंगे ना, इसी 100 को 150 यहाँ लिख देंगे, नहीं 150% नहीं, 150% ज्यादा है, यानी कि 100 प्लस 150 तो हमारा 250 हो जाएगा। ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे आके 150 मान लेते हैं और गलती कर देते हैं। देन दोज ऑन x, इफ 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर इन एक्स वाई, हाँ अब क्या कह रहा है कि जितने ही बच्चे अपीयर हुए एक्स और वाई सब मिला के वो कितने हुए, 250 प्लस 100 यानी कि 350। इसमें से 80% पास हुए, कहने का मतलब 4/5 यानी कि 70 यानी कि 280 बच्चे पास हुए। 280 बच्चे अगर पास हुए, जिसमें से x से पास हुए थे 70, तो y से कितने पास होंगे, 280 माइनस 70 यानी कि 210। ठीक है, अब 250 टोटल थे, 210 पास हुए, फेल कितने हो जाएंगे, 250 माइनस 210 यानी कि 40, यानी कि 40 बच्चे फेल हो गए। तो परसेंटेज पूछ रहा है कितना फेल हुए, तो सिंपल सी बात है भैया, 40 फेल हुए, टोटल कितना था, 250 था, इंटू 100 कर दीजिए और आपका 16 आंसर आ गया, 16%। अच्छा, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। आपको पैनिक कराने के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, आपको सिली मिस्टेक कराने के लिए, या थोड़ा सा कहीं डाटा आप उल्टा पुल्टा ले लें, इसकी संभावना है इस क्वेश्चन में। तो दिस इज अ मॉडरेट एंड एवर मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, एवर मॉडरेट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये टिपिकल क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको आना चाहिए। बेसिक एक ट्रिक बेस्ड है, टिपिकल ट्रिक बेस्ड है, इसमें ट्रिक की जरूरत है। इसमें ट्रिक अगर आपको पता है तो बहुत ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होगी। तो ट्रिक क्या है बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि आपको एक पैसा लिया गया और उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लौटाया गया, 5557 रुपए का इंस्टॉलमेंट 2 में लौटा दिया गया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5% कंपाउंडेड ईयरली। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया ये पूछ रहा है। ठीक, तो 7.5% जैसे ही आपके दिखे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 15% का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/20, और ये 7.5 उसका आधा यानी कि 3/40 होगा, ऐसे आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो क्या करना होता है, पहले आपको लिखना होता है 40 में अगर 3 बढ़ेगा तो कितना होगा, 43 हो जाएगा, और फिर कुछ इस तरीके से दूसरे साल के लिए 40 स्क्वायर बढ़ के 43 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे कर दो, और इससे जो है इसको इक्वेट कर दो, ये दोनों बराबर हो। 43 स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे तो इसको बैलेंस रखने के लिए इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक, बस यही हमारा काम खत्म होता है। 4 2 हाथ में 1 4 17 1720 यहाँ पे, और यहाँ से आ गया 1600, और ये आपका हो गया 43 का स्क्वायर होता है 1849। ठीक है, 1849, तो 1849 यही आपका इंस्टॉलमेंट होता है, और 1849 की जो एक्चुअल वैल्यू है 5547, यानी कि 3 गुना है, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 3 यूनिट के एक्चुअल बराबर है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा, 0 2 3 3 गुना 3 0 6 9 9, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अगर ये इतना लोन लिया गया, कितना पैसा दिया गया, तो 5557 गुना 2, अगर 47 गुना 2 कर दो, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट था, इतना पैसा दिया गया, तो 4 7 9 10 1194 रुपए। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे 60 होगा ना, हाँ ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 4 एक ही के इन दोनों पे है, डिफरेंस निकालिएगा तो आपको 1140 रुपए आएगा। ठीक है, इसमें जो ट्रिक मैंने यूज की है वो आपको ऑब्जर्व करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये एक तरीका होता है कि जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया तो पहले आप एक लिख दीजिए पहले साल का 40 से 43, दूसरे साल का होता है 40 स्क्वायर से 43 स्क्वायर। अगर तीसरे इंस्टॉलमेंट की बात होती तो 40 क्यूब से 43 क्यूब करते, और फिर 43 क्यूब के बराबर इसको बनाते। ठीक है, और तब हमारा इन तीनों को अगर हम ऐड करते तो हमारा प्रिंसिपल बनता, और ये जो होता है टर्म हमारा, वो हमारा इंस्टॉलमेंट बनता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है तो, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, PQR, O जो है वो इन सेंटर है, O इज द इन सेंटर, P बराबर 42, O आपका इन सेंटर है, P 42 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है QR क्या होगा। O अगर आपका इन सेंटर है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 90 प्लस हाफ एंगल P।
ये वैल्यू होती है अगर ये इन सेंटर है तो। अगर ये सरकम सेंटर होता तो ये जो एंगल है ये इसका सीधा दुगना हो जाता। अगर ऑर्थो सेंटर होता तो ये एंगल जो है 180 माइनस एंगल पी की वैल्यू के बराबर होता। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 90 प्लस हाफ एंगल पी यानी कि 90 प्लस 21 बराबर 111 आंसर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 5 से 6 में बेचा। ए को ने 5 में खुद खरीदा होगा, उसने बी को 6 में बेचा। बी ने सी को 30% के प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, 30% के प्रॉफिट में हम लोग यहाँ से भले यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमेशा इतना सिंपल डेटा नहीं होगा तो इतना मतलब नहीं बनता। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 7.8, 30% का मतलब 6 का 30% होता है 1.8, उसको ऐड कर दिया मैंने तो काम खत्म हो गया। सी ने डी को बेचा एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी कि ये आपका अगर 10 की वैल्यू है तो 7.8 अपॉन 10 इंटू 9, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे ना कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही हम लोग करें कि एक ही लाइन में सबकी वैल्यू निकालना चाहें। हम लोग आराम से रेशियो का इस्तेमाल करेंगे ABC, और देखिए कितना आसानी से हमारा हो जाएगा। 5 से 6 ए बी का था, बी सी 10% प्रॉफिट यानी कि 10 से 13 पे बेच रहा है, सी डी 10% का लॉस यानी कि ये 10 में लिया तो ये 9 में बेच रहा है। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो सिंपल सा बेनिफिट है, एडी से ही हमें मतलब है यहाँ पे। तो ए का क्या हो जाएगा सीधे 500 और डी का हो जाएगा 1378, 78 और 712, करेक्ट? नहीं 702, यानी कि ए अगर ए 500 में से खरीदा था तो बी ने उससे 702 रुपए में खरीदा है। फर्क क्या है बी के प्रॉफिट में और ए के प्रॉफिट में 80 रुपए का अंतर है। कहने का मतलब कुछ, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ ना कि हमें एडी से ही मतलब था, मैंने एडी का ही कैलकुलेट किया तो डी का ऑटोमेटिकली 702 आ रहा है। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बिना हम लोग ज्यादा कुछ इसके बारे में ऑपरेशन किए हुए लोग सीधा 702 पे ऑपरेशन पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता है इसका फैक्टर और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप समझ पाए बात को? अच्छा मैं कर ही देता हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं कर ही देता हूँ। देखिए शायद कुछ अभी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बाद में खुद आपका हाथ चलने लगता है उस हिसाब से। तो ये 5 से 6 हो गया, ये 10 से 13 हो गया, और ये आपका 10 से 9 हो गया। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि ये अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लिख दीजिए, यहाँ भी 6 लिख दीजिए, ये 13 है तो यहाँ भी 13 लिख दीजिए, ये 10 है तो यहाँ भी 10 लिख दीजिए, ये 10 है तो यहाँ भी 10 लिख दीजिए, यहाँ भी 10 लिख दीजिए। मतलब कि जो खाली है ना सामने वाले रो में जो लास्ट नंबर दिख रहा है वही सब जगह भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 10 था तो इधर सब जगह 10 भर दिया, इधर खाली था 13 था सामने तो 13 भर दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस होता है। तो ये आपका हो गया 500, ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका 780, ये हो गया आपका 702। अब क्या रहा है कि ए और बी के प्रॉफिट में 80 रुपए का डिफरेंस था। तो ए को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। बी को कितना प्रॉफिट हुआ? तो 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ। डिफरेंस कितना का है? तो एक्चुअल में 80 का डिफरेंस है, यानी कि जो हमें वैल्यू आ रही है वही हमारी डी की एक्चुअल वैल्यू है, तो 702। अब सब हर एक क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद अपने इंस्टिंक्ट से भी कर लेते हो। तो अभी मैंने आपको बेसिक मेथड से बता दिया। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, रेशियो जो एबीसीडी का सबका जो रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अच्छा, ए और डी का डायरेक्ट रेशियो की अगर बात करते हैं तो सीधे हम लिख देते हैं कि 5 × 10 × 10, और यहाँ लिखते हैं 6 × 13 × 9। तो ए और डी का डायरेक्ट रेशियो निकल जाता है, वो उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चारों का अगर रेशियो चाहिए तो फिर ये तरीका, और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू, ये ग्राफ है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन करोड़ ऑफ कंपनी XYZ फ्रॉम 14 से 19। इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू इतना परसेंट मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2014 से 19। एवरेज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, चलिए जोड़ते हैं। 280 हो गया, 280 और 380, 480, 480 और 455, 455, 500, 655, 655, 655 और 5, 660, 660 और 720, 820, 820 में से 990 गलत नहीं हो, यही मेरा गलत नहीं हो। खैर, तो एवरेज अगर हम निकालने की कोशिश करें तो अपॉन 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एवरेज निकलेगा। ठीक है, और इसका हम इतना परसेंट मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, यानी कि इसका 4/3 करना पड़ेगा, तो इतना परसेंट ज्यादा होता है। देखते हैं सही होता है कि नहीं। 110 और 6 दूनी 18, 220 किसका
रेवेन्यू है। 220 किसका रेवेन्यू है? तो है ऑप्शन 18, 2018 में है, तो हमारा ऑप्शन यस, एक्यूरेसी। ये सब पहले बहुत दिक्कत आता, मतलब पहले ऐसे कैलकुलेशन को मैं लिख लिख के करता था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ अब ये सब उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिमाग लग जाता है कि पहले 100 को ऐड कर लिया करो, फिर जो बाकी नंबर से उनको ऐड किया करो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ गया ना आप क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बस इन सबको एक्सपेंडिचर को सबको ऐड करके उसका एवरेज निकालना था। तो अपॉन 6 के मैंने एवरेज निकाल दिया और कह रहा था कि इन एवरेज से 33% ज्यादा कौन सा रेवेन्यू है। तो पहले तो इसका मैंने 33% बढ़ा के मैंने उसको लिखा, तो 220 आया। 220 के बराबर सिर्फ 2018 में ही था, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक। ये तो मैंने देखा। ये the number of employees in department B, it was percent of total number of employees working department D and E. एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी यानी कि 73.8 है डिपार्टमेंट बी में, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट डी और ई। डी और ई में का 7 3 10 130, 7 3 10 7 9 5 14 150 सॉरी। हाँ, तो डी और ई में जो है वो 150 है और बी में इतना है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो 73/8 अपन इसका कितना परसेंट यही पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 दूनी 5 तिया 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 चौके 18। ठीक है, तो 49.2 आंसर सिंपल। ठीक है, ये सब सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। रितु सेव्स X% of her income if her income increases by 26% and expenditure decreases by 20%, her savings increases by 50%. What is the value of X? देखिए, मैं क्या करता हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चंस में मैं एलिगेशन लगाता हूँ। लोग और भी मेथड्स लगाते हैं, मैं एलिगेशन लगाता हूँ, तो मुझे ज्यादा पसंद आता है वो। तो यहाँ पे मैं बीच में रख देता हूँ इनकम को। ठीक है, इनकम अगर 26% इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इनकम अगर 26% इंक्रीज कर रही है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 20%, ये एक्सपेंडिचर सेविंग की बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% और एंड सेविंग इंक्रीज बाय 50%। ठीक, बस अब यहाँ सीख कर ये 6 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, यानी 1:4। यानी कि टोटल इनकम अगर उसका 5 है तो वो 1 सेव करती थी और 4 एक्सपेंड करती थी। तो रितु सेव्स X% ऑफ हर इनकम। तो X% कितना होगा? तो सेविंग है 1, टोटल इनकम कितना है? 1 + 4 × 100 यानी कि 20%। सिंपल 20 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा। ओके, ये सब तो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन इस बार भी। ठीक है, क्या दे रखा है? a + b + c की वैल्यू इतना, ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर + c का होल स्क्वायर हो जाता है और -3 × ab + bc + ac हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर निकालिए, 342 आप इसके जगह पे रख सकते हैं। a + b + c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, 6² बराबर 36 - 3t, t मान लेते हैं उसको, तो 6 57 हो जाएगा। 3t की वैल्यू 36 - 57 यानी कि 21। अच्छा हाँ, t की वैल्यू -7, t की वैल्यू -7। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c और a² + b² + c² -ab - bc - ये भी होता है। इसी को मॉडर्नाइज करके इस तरीके से लिखा गया है। मॉडर्नाइज करके और 2 तरीके से लिखा जा सकता है, अभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, सब कुछ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत के हिसाब से इस फॉर्मूला को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। आप जो है क्या करते हैं कि a² + b² + c² का वैल्यू अलग से आप निकाल लेते हैं। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ये फॉर्मूला तो आप तो पढ़ा होगा ना, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। इसका इस्तेमाल करके आपका काम बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बता दिया मैं इससे बना। अब इसमें क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए, द नंबर ऑफ पेशेंट्स एज 10 or more years but below 40 years is what % or less than number of patients एज 50 or more but below 80 years। तो 10 से ऊपर और 40 से नीचे, 10 से ऊपर और 40 से नीचे कितने हैं? ये हैं, ये हैं, ये हैं, यानी कि 20 20 40 50 50 58 58 ऐसे हैं तो 10 और 40 के बीच में है।
और 50 से 80 के बीच में कौन है? ये, ठीक है, ये तीनों। 3 दूनी 50, 50 70, 70 70 80, ठीक है। इज व्हाट परसेंट लेस, यानी कि 22 लेस है, और अपॉन 80 हम लोग कह सकते हैं इंटू 100, ठीक। तो 4 5 2 11 27.5 आ गया आंसर। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है। आपको कितना टाइम लगता है फिगर को एनालाइज करने में, जैसे जितना जल्दी आप एनालाइज करेंगे उतना जल्दी आप डाटा उससे निकालेंगे, उतना जल्दी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आप आंसर तक पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है। बहुत नींद आ रही है मुझे, स्टिल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये सिंपल सा वैल्यू, एक वैल्यू है ट्रिगो का। इसमें आप वैल्यू पुटिंग भी आराम से करके आप आंसर ला सकते हैं। अगर नहीं लाना चाहते हैं तो आप बेसिक मेथड से भी बहुत जल्दी ही कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं, ठीक है ना। कुछ भी ले लो, 45 रख लो या 30, जो आपको रखना है रख लो। बस आपको मेश्योर करना है कि नीचे वाला ना ही 0 बने ना ही इनडिटर्मिनेट बने, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला से अगर आप करते हैं तो भी आप जल्दी कर लोगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा। sin 6x प्लस cos 6x की वैल्यू जो होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन। तो इससे ये कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये जो है ये साफ साफ मुझे दिख रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपॉन sin थीटा cos थीटा। जब ऐसा मैं करूंगा ना तो ये पूरा सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ 2, 1/2 आंसर होगा, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रखा है तो थोड़ा बहुत भी प्रीवियस ईयर के जो रिसेंट क्वेश्चन आए हैं उनको अगर आपने कर रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल, इन सर्कुलर सेंटर हो, चलिए एक सर्कल हमारे पास है, इसका सेंटर है O, डायमीटर AB, डायमीटर में खींच देते हैं AB कुछ इस ढंग से, ये हमारा डायमीटर हो गया। प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, एक P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। हाँ, PT इज अ टेंजेंट, PT जो है हमारा एक टेंजेंट है, ओके। एट पॉइंट C, अच्छा ये T आगे तक है, ये हमारा C है। इफ BPT बराबर 36, BPT यानी कि ये हमारा 36 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कि BCP क्या होगा, BC, ओके, ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ये एंगल, ठीक, ये एंगल अगर पूछा जा रहा है यानी कि ये थीटा पूछा जा रहा है एक तरीके से, और मान लेते हैं अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इसमें कोई आपको दोहराया या शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप गौर से देखें दोस्तों, कुछ गलती हो रही है क्या? अच्छा ये 90 है, ये आपको पता है ना, ये 90 है। ये अगर 90 है, ये आपका थीटा है, तो ये जो एंगल आपका हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 36 प्लस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 36 प्लस थीटा क्या 90 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो 2 थीटा बराबर 54, थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 27 के बराबर। आंसर एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। टाइम है थोड़ा सा, अगर आपने टाइम बचा लिया है, पैनिक नहीं है, आप आराम से कर दे क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, C बराबर 90 है। चलिए यहाँ पे C हमारा 90 दे रखा है, कोई बात नहीं, कर देते हैं C को 90। C हमारा 90 हो गया, ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। C अगर 90 है तो पॉइंट P है वो AC पे है, पॉइंट P हमारा AC पे है और BC पे हमारा Q है। APPC का रेशियो, APPC ये 1:2 और BQQC का भी 1:2 ही है, 1:2 ही है, ठीक। AQ स्क्वायर प्लस, ऐसा मान लेता हूँ कुछ भी मान लो, इसको 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ही मान लो, इसको भी 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मान लो, यानी कि दोनों 3 हो गया, 9 18, यानी कि 3√2। हाँ ठीक। अच्छा क्या, अब क्या है, AQ स्क्वायर पूछ रहा है, AQ स्क्वायर, फिर है PB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ था, उसी रेशियो को हमने वैल्यू मान लिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और देखते हैं क्या आंसर अब आता है कि नहीं। पहले तो AQ स्क्वायर की बात करें तो AQ स्क्वायर है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग कह सकते हैं AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर होगा। तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4, ठीक, का रूट का 4 रूट करने की जरूरत है नहीं। BP स्क्वायर भी सेम हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा ये भी।
ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है। तो 26/18 यानी कि 13/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल सिर्फ कुछ था क्वेश्चन में, नथिंग एट ऑल, लेकिन फिर भी दिमाग जो है थोड़ा सा डरता है। लोग क्या करने लगते हैं, इसमें y ले लेते हैं, इसमें x ले लेते हैं, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देख सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस आपका टाइम वेस्ट होता है उससे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मैंने शायद 92 मार दिया था मैंने गलती से इसमें, और ये मेरा गलत हो। कितना सिंपल, मतलब ये शायद ज्योमेट्री जो इनिशियली पढ़ रहा होगा उसका भी सही हुआ होगा, लेकिन वही सिली मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स ऐसी चीजें हैं जिसको आप कभी जल्दी फिगर आउट नहीं कर पाते। मैंने कर लिया है लेकिन फिलहाल। अच्छा, a माइनस बी बराबर 33 है, तो b को अगर मैं थोड़ा देर के लिए थीटा मान लूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 33 प्लस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और c को क्या लिख सकता हूँ, थीटा माइनस 18 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम क्या होगा, खैर वो तो बात की बात है। ये हम लोग तीनों को अगर ऐड करें तो 3 थीटा और प्लस 15 बराबर लिख सकता हूँ 180, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 55 लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, ये आपका 55 हो गया, ये आपका 88 हो गया, और ये आपका 37 हो गया, ठीक। अब पूछ रहा है आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी कि 125 हमारा आंसर होगा। 88 और 37 को ऐड कीजिए तो 125 आता है आंसर। बस आगे बढ़ते हैं। A person divided a certain sum of between his 3 sons in ratio 3, 4, 5, 3, 4, 5 के रेशियो में बांटा गया, ठीक है, अपने बेटों के बीच में बांट दिया। अगर 1/3/1 रेशियो 4/1 रेशियो 5 में अगर बांटता तो जिसको लीस्ट शेयर मिला था पिछली बार उसको 1188 रुपया और मिलता, तो सम कितना है, ठीक है, 1188। आप यहीं से देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि सम जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 6 6 12 8 7 15, एक सेकेंड, 8 9 6 6 12 8 7 15, अरे ये कैसे हो सकता है। अच्छा सॉरी, रेशियो में कुछ पंगा तो होगा, सॉरी रेशियो चेंज होगा, कोई बात नहीं। कह रहा है कि इस रेशियो में पहले बांटा गया, अगर इस रेशियो में बांटा जाता तो जो जिसको सबसे कम मिला था, यानी कि ये जो बंदा था जिसको सबसे कम मिला था उसको 1188 रुपया ज्यादा मिलेगा इस तरह से बांटने पे। अच्छा, तो पहले तो मैंने कहा था कैलकुलेशन में हमेशा फ्रैक्शन को अवॉइड कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए उनको नंबर बनाने का। तो हम लिख सकते हैं इसको, दूसरी राइट कर सकते हैं, 5 × 20 और ये 5 × 15 और 4 × 12, ठीक है। यानी कि इस रेशियो में अगर करते तो ज्यादा बेनिफिट होता इस जिसको कम मिला उसको। अच्छा, ये 5 4 9 3 12 है, ये कितना है, ये है आपका 47, ठीक है। अब देखिए अमाउंट तो सेम है, अमाउंट सेम है तो अमाउंट को सेम तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना, रेशियो को भी सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 में करेंगे 47 से डिवाइड और 47 में करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, सॉरी, ठीक है। तो 47 दिया होता है 141, ठीक है। 47 से करते हाथ में 2 188 हो जाता है, और यहाँ 5 235 हो जाता है, ठीक। और इसमें अगर 12 में इसमें करते तो 240 हो जाता है, ठीक है। 12 15 180 हो जाता है और 15 144 हो जाता है, ठीक है। तो भले ही चर्चा नहीं की, लेकिन देखिए इन दोनों बेचारों को लॉस हो गया, तब जाके इसको प्रॉफिट हुआ है। कोई बात नहीं, किसी की हार किसी की जीत तो लगी रहती है, दुनिया की यही रहती है, किसी की हार तो किसी की जीत है। तो अब ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 99 का डिफरेंस। 99 का डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 1188 के बराबर। तो 1188/99 कर दे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। मुझे निकालना कितना है, सम, टोटल सम क्या है, कितना था वो मुझे पता करना है। तो बस इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 4 हो गया। या तो इन तीनों को ऐड कीजिए या इन तीनों को ऐड कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बात सेम ही आएगी। 8 4 12 4 16 के 6 हाथ में 1 2 3 1 4 1 5, तो 11 9 99, 11 1 0 8, 11 1 और 12, 12 4 48 के 8 हाथ में 4, 1 और 4 48 के हाथ में 4, 12 6 72, 4 6 हाथ में 7, 12 25 60 7 67 68, ये आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। कई लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आ जाता है तो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है क्योंकि यहाँ देखें तो हमने रेशियो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये सब टफनेस नहीं है, ठीक है, ये सब आपके दिल का वहम है। ये बहुत दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन, दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन अकॉर्डिंग टू मी एज इन 15 नंबर की शिफ्ट में। सबसे अच्छा क्वेश्चन कोई था तो यही था, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल और बहुत मजेदार क्वेश्चन, और थोड़ा सा टफ था,
सिंपल लोग तो शायद नहीं समझ पाएंगे, मतलब ये क्यों और कैसे फलाना। क्या दे रखा है कि 535 AB एक नंबर है जो कि 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, कि एक तरह से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा आप ये सोचो 3, 7 और 11 से अगर मल्टीप्लाई हो, मतलब डिविजिबल हो, उसका शर्त क्या है कि इसका जो एलसीएम आएगा उससे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दिए तो 231, ठीक 231, यानी 231 से वो ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा अब एक बात आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये जो भी नंबर होगा ये 53500 से लेके 53599 के बीच होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो, ये दोनों इससे डिविजिबल नहीं है, यानी कि दोनों के बीच ही होगा जब भी होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमें पता है कि जब बीच में होगा तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और जो भी रिमाइंडर आएगा तो उसको घटा देंगे इसमें से, तो हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा। वो नंबर डिविजिबल होना जरूरी है 231 से, तो हम लोग इस नंबर को 53599 को डिवाइड करते हैं 231 से 53599, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा देंगे इसमें से, काम खत्म हो जाएगा हमारा। ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो 535 तो 2 बार में 462, 3, 7 बस ये 9, 2 तिया 6, 3 बार में 6, 693, 6 4 कट गया और ये 9, तो 2 फिर 2 बार में हो गया आपका 462, 7, यानी कि इसमें अगर 7 घटा दें तो हमारा बात बन जाएगा। तो 7 घटाने पे हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 53592। कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी कि यही हमारा नंबर था। अब ये डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा शर्त फुलफिल हो गया, ए नंबर हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 9 स्क्वायर बराबर 81, बी स्क्वायर बराबर 4, ए बी बराबर 9 दूना 18, 81 18 99 माइनस 4 बराबर 95। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए कि मैंने इसमें क्या बताया आपको, ठीक है। ये जो मैंने बोला ना 53500 से लेके 53599 के बीच ही होगा वो नंबर, ये सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें अगर आप मजा ढूंढ लिया ना, फिर आपका जिंदगी आबाद है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन देखिए, इन हाउ मेनी इयर्स वाज द प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वाज मोर देन 25%। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर आपका होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट होता है अपॉन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन रेवेन्यू, ठीक है। तो किसमें 25% से ज्यादा है, कैलकुलेट कीजिए। पहले वाले 2014 में 150 माइनस 30 हो गया 20 अपॉन 150, ये पहले वाले का मामला। दूसरा 60 बटा 210, दूसरे वाले का मामला। तीसरा 25 बटा 200, तीसरे वाले का मामला। 40 बटा 240, चौथे वाले का मामला। और 35 65 बटा 220, पांच वाले का मामला। और 55 3 85 बटा 255, ये छठे वाले का मामला, ठीक है। अब जो इसमें से 25% से ज्यादा है उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1/15 क्या होता है, 6 समथिंग, 6.66, 1/15, 2/15 12 समथिंग होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। 3 दूनी 6, 3 7, फिर 1/7 होता है 14, दूसरा होता है 28, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 25 से ज्यादा है, ठीक है। 1/8 12.5%, ये नहीं होगा। 1/6 16.5%, ये नहीं होगा। 65 बटा 221, अच्छा इसका जो 1/4 होता है, 25% क्या होता है 1/4, इसका 1/4 होता है 45। 45 से ज्यादा है, 45 ज्यादा है, बिल्कुल है ज्यादा, तो हमारा ये हो जाएगा 85। 255 का वो 25% की अगर हम लोग बात करें तो ये भी है, कुछ गलती हो रही है शायद, एक सेकेंड, सॉरी 55 यहाँ कुछ इशू तो है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर यहाँ 55 होता है से ज्यादा है तो 25% से ज्यादा है, ठीक है। नहीं, यहाँ ना 55 ही होगा दोस्तों, यहाँ जो है ना 55, मैं कह रहा हूँ 55 होगा ये, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 25% है, लेकिन 25% से ज्यादा बोल रहा है, और लास्ट वाला जो है ये तो 25% से ज्यादा है ही है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जो कि 25% ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा।
ठीक है, ये अच्छा था यहाँ पे, तो हमने गलती की यहाँ पे। देखिए स्लिम मिस्टेक इसको बोलते हैं। 220 माइनस 165 जो है वो आपका होगा 55। 55 बटा 220 यानी कि होता है 25% के बराबर एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ बोल रहा है 25% से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A person has to cover a distance of 160 kilometers in 15 hours. He covers 5 of the distance in 2/3 of the time. Then what should be his speed to cover remaining distance in remaining time? ठीक है, 160 किलोमीटर को जाना था 15 घंटों में। ठीक है, 4/5 ऑफ द डिस्टेंस यानी कि 128, इसका 128 किलोमीटर, 2/3 यानी कि 5 गुना 10 घंटे, 10 घंटे में 128 किलोमीटर उसने कवर किया। अब आपको बताना कि बाकी दूरी कवर करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 32 उसका डिस्टेंस बचा हुआ है, बचा टाइम कितना बचा है, 5 घंटे बचा हुआ है, यानी 6.4 आवर्स लगेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। खैर, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 30%। तो रेडियस 5 से 6 हो गया, 20% का यही मतलब होता है 5 से 6, और हाइट जो है वो डिक्रीज कर दिया गया 30% यानी कि 10 से 7 हो गया। तो वॉल्यूम में क्या होगा डिफरेंस, अब से आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का जो भी वैल्यू है वो स्क्वायर्स में मैटर करेगा। ठीक है, एच वही रहेगा लेकिन आर का वैल्यू स्क्वायर में मैटर करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 36। ठीक है, तो 250 और 36 7 252। ठीक है, तो 2/250 इतना से बढ़ गया। ठीक है, इंटू 100, 25 चौके 25 दहें 2 बचे यानी कि 0.8 से इंक्रीज हो गया। बस सिंपल आंसर। ठीक है, पता है ना आपको फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब भी रेशियो की भाई बात करें तो हमेशा रेशियो जो रेडियस हमारा होता है वो उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, और जो एच होता है उसमें डायरेक्टली सिर्फ एच पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें आर स्क्वायर इंटू एच करना होगा। सिर्फ आर एच काम करने से काम नहीं चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है 1062 1134 एंड 1182 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x। ठीक है, रिमाइंडर इन ईच केस इज y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y। ठीक है, कह रहा है कि ये तीनों नंबरों को एक सबसे बड़े एक संख्या से डिवाइड किया गया और तीनों में रिमाइंडर सेम आता है, तो x माइनस y की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर सेम आता है रिमाइंडर, इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को आपस में घटाऊं तो जो मुझे मिलेगा उसका फैक्टर होना चाहिए वो नंबर। बात समझ रहे हैं आपकी? नहीं, होना ही चाहिए अगर सेम रिमाइंडर है तो। ठीक, अगर आप इसको घटाएं तो यहाँ पे जो है आपका 4 में से 2 गया 2, 7 ये 72 आ गया, ये आपका ये 48 आ गया, और ये आपका 120 आ गया। ठीक है, 120। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये तीनों नंबर अगर आपस में डिविजिबल हैं तो इसका एक एचसीएफ लेने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 एचसीएफ होगा। और अब आप इस 24 से आप ट्राई करके देख लीजिए, ये तीनों जो नंबर है ना, ये तीनों नंबर में इक्वल रिमाइंडर आएगा आपको। क्यों आएगा, उसका रीजन है कि देखिए जो भी डिफरेंस इन दोनों नंबर्स के बीच में था, रिमाइंडर्स चाहे जो भी आए, डिफरेंस जो है वो जो डिफरेंस जो आ रहा है उसको वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये मुझे पक्के तौर पे पता है। ठीक है, और रिमाइंडर सेम की बात अगर करने की, रिमाइंडर सेम छूटने की बात है तो वो जो प्योर नंबर से उसमें तभी छूट सकता है जो दोनों का, जिन तीनों का डिफरेंस जो है वो उस नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 24। ठीक है, इसी 24 ही हमारा 24 वो नंबर है। ठीक, अब तो x हमारा हो गया 24। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज y क्या है, रिमाइंडर इन केस इज y। एक बार हम लोग डिवाइड करके किसी एक नंबर से डिवाइड करके देख लो क्या आ रहा है हमारा आंसर। 24 चक 96, 10 124 चक 96 6, y हमारा 6 आ गया, x माइनस y बराबर 24 माइनस 6 बराबर 18। तो हमारा 32 का जो है 18 हो गया आंसर। शायद थोड़ा सा आपको समझ में भी ना आया हो, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा है लेकिन इजी है। ठीक है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इन तीनों नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं आपस में, तो वो जो हमें नंबर निकल के आएगा उन सब का जो एचसीएफ लेंगे वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, हाईएस्ट। ठीक है, जो कि इन दोनों को डिवाइड करके इक्वल रिमाइंडर देगा। ठीक, आगे बढ़ते
एक्स और वाई इंटरेस्ट इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ रेशियो 3:5। तो एक्स और वाई है, कैपिटल का रेशियो कितना है 3:5। आफ्टर 5 months एक्स एड 50% टू हिज कैपिटल, यानी कि 5 महीने तक तो आराम से चलता रहा। तो यानी कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमारा होता है कैपिटल, ठीक है। अमाउंट इनटू टाइम बराबर होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 5 महीने तक यही चला। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एड्स 50% ऑफ हिज कैपिटल, एक्स एड्स 50% ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि 4.5 हो जाएगा। 3 से बढ़ के 3 का आधा 50% क्या होगा 1.5, उसमें ऐड कर दीजिए तो 4.5। ये अगले 7 महीने तक लास्ट तक किया। अब क्या बोलता है वाई जो है 60% विथड्रॉ कर लेता है, यानी कि ये 5 महीने तक चला और अब जो है वो 60% विथड्रॉ कर दिया, यानी कि बचेगा कितना 2 बचेगा। 2 बचेगा कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए, ठीक। तो 5 दिया 15 प्लस 7 चौक 28, 31.5, ठीक है। कुछ शायद गलती हो रही है, शायद 25 प्लस 14 तो 46.5 और यहाँ पे 39, ठीक है। तो 7.5, ठीक है। 7.5 डिफरेंस आ गया। अच्छा क्या रहा है, एक्स का शेयर कितना है एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.84 lakhs। तो 46.5 क्या मैं लिख रहा हूँ यार, ठीक है। तो 0.5 यहाँ कर दिया, 9 6 15 4 3 7 1 8 इंटू 684। कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती है। 50% ऑफ हिज कैपिटल वाइल, कुछ तो गलती हो रही है, देखते हैं। 5 9 45, 5 दिया 15, 5 1 7 1, ठीक है। 19 नमा 71 से 19 दिया 57, 19 14 से 19 36 से 34 2 हाथ में 1 36 37। कुछ गलती नहीं हो रही, बेकार में पैनिक कर। नंबर ऐसा आया तो मुझे याद ही है, ऐसा तो नंबर शायद नहीं आ रहा था, बट सेम चीज है, ठीक है। क्या किया हमने इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो है अमाउंट इनटू टाइम होता है। A1 इंटू T1 प्लस A2 इंटू T2 प्लस A2 इंटू T3 आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक्स का इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो 3 इंटू 5 प्लस 4.5 इंटू 7, ये एक्स का पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ। ये वाई का पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ। ये हुआ इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वही हमने लगाया, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The compound interest on a sum of this at 15% per annum for this when the compound interest is compounded 8 monthly। अब देखिए मंथली है, 5500 आपका प्रिंसिपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आएगा वो हमारा 11 का मल्टीपल तो होना चाहिए, साफ साफ हमें देख के लग रहा है। तो जो 11 का मल्टीपल नहीं, इसको पहले ही हटा दीजिए। तो 5 1 6 और ये 8, तो ये नहीं होगा। 8 1 9 1 8 नहीं होगा। 5 2 7 1 8 8 ये हो सकता है। 5 3 8 7 15 7 14 1 15 ये भी हो सकता है। अब 2 आ गया तो हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें करेंगे कैसे वो देखिए। 15% पर एनम फॉर 2 years इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली, 2 साल यानी कि 24 महीने, यानी कि इसको 8 महीने 8 महीने 8 महीने के भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा 12 साल के लिए 12 महीने के लिए हम ये दिया हुआ है, जो रेट है वो 15% है। 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा 10% नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो 10% 10% 10%, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल नहीं। अब आपको पता है कि 3 बार अगर 10% का हम लोग लेते हैं समेशन तो क्या आता है 13.31%, ठीक है, सॉरी 33.1%, ठीक है। बस 33.1% निकाल दीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए 5500 का, बात आपका बन जाएगा। तो 165 165 55 5 8 1820 50 700। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें क्या है कि ये जो है 8 मंथली वाला जो फंडा यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें टाइम कैसे कितने पार्ट में टाइम को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 मंथली है 24 महीने, 3 पार्ट में टाइम को डिवाइड कर दिया। रेट कितना होगा 8 मंथली के हिसाब से, तो ये 8 मंथली पे ही सारा खेल हमारा चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज काफी कुछ बताऊंगा जल्दी ही। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ABC इज 2 more than C, यानी कि A प्लस B प्लस C का एवरेज कितना हो जाएगा 3 इज 2 more than C, C प्लस 2 के बराबर कह सकते हैं।
ए प्लस बी का एवरेज 48 है, तो ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर 48 दे रखा है, और डी जो है वो सी से 10 कम है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3c प्लस 6 कह सकते हैं, 3c प्लस 6, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 96, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ए प्लस बी की जगह 96 जगह हम लोग रख देते हैं, 96 प्लस सी बराबर 3c प्लस 6, 2c बराबर 90, सी बराबर कितना 45, सी की वैल्यू 45 हो गई, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। पूछ क्या रहा है, अच्छा 45 प्लस 35 अपॉन 2 यानी कि 80/2 यानी कि 40, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। A and B start moving towards each other from places X and Y। ये सब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। A and B start moving towards each other from places X and Y respectively at the same day on the same day, ठीक है। A की स्पीड जो है 20% ज्यादा है B से, यानी कि A की अगर 6 है तो B की कितनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि स्पीड का रेशियो में पता है। A take P hours and B takes 5 hours to reach YX respectively। ये सिंपल आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि S1 और S2 का जो रेशियो होता है √T2/T2 के बराबर होता है। अगर आपने टाइम डिस्टेंस पढ़ रखा है तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा फॉर श्योर। मतलब कि फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ से आप चलना शुरू किए, ये A है, ये B है, इस पॉइंट पर दोनों मिल गए। अब B को इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में और A को इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो इनवर्स, उसका जो रेशियो होता है वो इनवर्स होता है स्पीड के, ठीक है। और यहाँ पे √T होता है, बस आपको ये ध्यान रखना होता है, बहुत इजी है, सबको पता होता है, नथिंग मच इन दैट। ओके, तो A का है 6 और B का है 5, तो टाइम में उल्टा लिखना पड़ेगा। तो A कितना ले रहा था P, तो एक A हमें नीचे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 36/5, 36/5P, ठीक है। तो 36/25 बराबर 36/5P, 5 से 5 है 25, P बराबर कितना आ गया 5, P हमारा 5 आ गया, यानी कि A को 5 घंटे लगेंगे। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप अगर आपने TTS पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ा है तो ये सब आपके लिए पीस ऑफ केक है। दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पाई चार्ट, मतलब ये बेस्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, ये बेस्ट था, नो डाउट अबाउट इट। क्या कहता है कि E के 20% एम्प्लॉय जो हैं वो A में आ जाते हैं, ठीक। तो बताइए कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन A एंड 124% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट C। E के 20%, E है 93 डिग्री, इसका अगर 20% निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 18.6 को हम A में ऐड कर दें तो 64.2 में अगर ऐड करते हैं तो 8 8 12 6 7 1 8, 82.8 हो गया आपका A में। अब C में कितना है, C में है 72, इसमें आपको 124% इसको बनाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 72, 144, 288, 8 9 8, ठीक है, 89.28, बस इतना ही तो फर्क है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो सिंपल है भैया, कर दो ना वो जो भी करते हो आप। तो 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 में से 2 गया, 6 हो गया, 6.48 अपॉन 360 करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इंटू कितना कर दें, 3000 कर देते हैं, ठीक है, कट गया जो भी है। तो 9 चक 36, 9 7 63, 9 7 63, 18 54, 54 आंसर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और परेशान मत हो, कुछ नहीं है, नथिंग टफ एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ गया ना क्या कर रहा था। ए में E का 20% लोग चल के आ गए, ठीक है। अब आपको बताना है कि A का डिफरेंस क्या होगा, क्लियर? यस, ओके। इन एक और भी तरीका था इसको करने का, एक और भी तरीका था, जैसे कि आप A और C का रेगुलर डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद 24% ऑफ C कैलकुलेट कर लीजिए और 20% ऑफ E कैलकुलेट कर लीजिए, उसको फिर अलग से ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा अटपटा लगता है बट कैलकुलेशन वहाँ थोड़ा कम हो जाएगी। बट अगर आपकी स्पीड कैलकुलेशन अच्छी है कैलकुलेशन की, तो इधर से करो उधर से आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O, इन अ सर्कल विद सेंटर O, BC is a chord, point D and A are on
सर्किल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC। ओके, एक पॉइंट यहाँ D है, एक पॉइंट हमारा यहाँ A है। ऑन अपोजिट की कह रहा है BC के अपोजिट साइड्स में है। DBC बराबर 28 है। DBC, अच्छा ये जो एंगल है ये आपका 28 है और BDDC बराबर है BDDC। अच्छा ये भी बराबर है तो ये भी 28 हो जाएगा। 28 अगर 54 हो गया तो हमारा 126 हो जाएगा। और अगर ये 126 हो गया तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 252 हो जाएगा। ये 252 अगर हो गया तो ये जो है हमारा ये 108 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज मेजर ऑफ BOC? BOC हमारा 100 कुछ गलती हुई है क्या? DBC, BD और DC बराबर भी है। 28 28 54 126 होगा भी। ये नहीं कुछ गलती, सॉरी गलती हो गई, सॉरी 56 होगा ना, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 124। ये हो जाएगा 248 और ये हो जाएगा 112। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मैंने क्यों किया ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये आपका सेंटर था, यहाँ पे जो भी एंगल बनता है, अगर 2 थीटा ये बनता है तो ये थीटा बनता है। ठीक है। अब इसी का एक अलग तरीका का फिगर अगर मैं बना दूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन वो भी आपको याद रखना होता है। अगर मैं इस तरीके से फिगर बना दूं तो भी प्रॉपर्टी सेम लगेगा, अगर ये पूरा 2 थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। B and D are रेगुलर आप ओके चलो भैया, रेगुलर पॉलीगन एक फटाक से बनाओ। तो अब देखिए रेगुलर पॉलीगन अगर आपने कभी बनाया ही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये सब में कुछ दिक्कत की बात होगी नहीं अगर आपको आता है तो बनाना। ABCDE क्या बोल रहा है? BA को बढ़ा दीजिए भैया और DE को बढ़ा दीजिए, ऐसे मिल गया यहाँ पे। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि EFA क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। अब मेरे भैया को पता है कि ये 108 होता है, ये भी 108 होता है, पता है कि नहीं भैया बताइए। तो ये 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 72 144 में क्या जोड़ेंगे? 180 हो जाती है, 36 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 36 हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन यार, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आप समझ रहे हैं बात को। अनुजा ओन्स इतना परसेंट ज्यादा प्रॉपर्टी, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी अगर 3 है तो अनुजा के पास कितना है? 2 है। ठीक है। इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन्स इज वर्थ इतना, ओके 2 का 30% यानी कि 3/10 ऑफ दिस बराबर 1,25,000 रुपए। ठीक है। देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज, तो इंटू 10/6 हम लोग कर सकते हैं, इंटू 3 ये होल प्रॉपर्टी हो गया, इंटू 45% निकालने के लिए 45 इंटू 100। कितनी सिंपल सी चीज, आप समझते नहीं है बात को। ठीक है। ये 625 गुना 45। ठीक है। 45 छक आपका होता है 270, ये 90 और 45 बचे 225, 5 2 8 2 8 1 2 5, ये आंसर हो गया। तो ये सब फिगर आउट करने में टाइम नहीं लगेगा आपको अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है। ये सब थोड़ा सा देखना होता है कि लैंग्वेज क्या है, इसमें लैंग्वेज समझने का है, बाकी कुछ कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है। लैंग्वेज अगर आपने पकड़ लिया देन यू विल डू इट। ओके, ये क्वेश्चन मुझे तो इरिटेटिंग लगा था, काफी लोगों को और भी लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि है बिल्कुल सड़ा हुआ क्वेश्चन, बट इसमें डेटा इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड है ना कि समझ में नहीं आता है क्या करें कैसे करें। क्लियरली जल्दी करने का तरीका है कि नहीं। cot r बराबर 3, cot r बराबर 3 कहने का मतलब b/p, यानी कि b ये हो गया आपका p, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये हमारा √10 हो जाएगा h। ठीक, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम लोग एक एक करके करेंगे। sec p की वैल्यू डालिए, तो sec p हमारा यहाँ है, r हमारा यहाँ, rp मतलब कि cosec r, sec p cos r, मतलब इतना ज्यादा यहाँ फंक्शन है ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आपका p हो, यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनस है वो √10 है, वो फिक्स रहेगा। बाकी ये परपेंडिकुलर और बेस आपका बदलते रहेगा डिपेंडिंग कि आप किसको चूज कर रहे हो, r के को कंसिडर कर रहे हो फिलहाल या फिर p को कंसिडर कर रहे हो, वो आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है इसलिए इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन।
इसमें क्या है कि अगर आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो फिर आंसर वगैरह सेम आने के ऑप्शन वगैरह चांस रहते हैं, तो सिंपल कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? या तो cos a 1 बाय से क्या हो जाएगा 1 बाय cos a, यानी कि लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर a अपॉन cos a, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन साइन a cos a, लिख सकते हैं। cos से cos कट गया, ये साइन स्क्वायर से ये आपका साइन a कट गया, एक साइन बच गया, आपका बच गया tan a। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है अगर आपने कुछ 45 डिग्री या 0 डिग्री डाल दिया तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, 90 डिग्री पे भी आपको दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आपको 30 वगैरह डालना पड़ेगा, जो कि आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप बेसिक से फटाक से कर लो। आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ओके, इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। ओके 3/8, अच्छा 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो इतना एंड 2/3। ओके एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 8, 3 वगैरह से वो हो, डिविजिबल हो। तो क्या ले लें, 24 ले लेते हैं 24, ठीक है 24 ले लेते हैं ताकि डिविजिबल हो जाए। तो गर्ल्स की दोस्तों अगर बात करें, गर्ल्स 3/8 यानी ये कहने का मतलब 9, गर्ल्स है 9, और बॉयज कितने हो जाएंगे 15, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। 1/3 ऑफ द बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स, 1/3 ऑफ द बॉय यानी कि 5 बॉय जो है वो बिलो 10 ईयर्स है, ठीक, यानी कि 10% जो बाकी 10 बॉय होंगे वो अबव 10 ईयर्स होंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। एंड 2/3 ऑफ द गर्ल्स आर आल्सो बिलो 10 ईयर्स, 2/3 यानी कि 6 है वो BTY होंगे बिलो 10 ईयर्स, और 3 जो है वो अबव 10 ईयर्स होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10 एज 10 और मोर इज 260, 10 से ज्यादा वाले जो है वो 260 है। तो above 10 years यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 10 हैं, 10 3 क्या हो गया 13 की वैल्यू किसके बराबर है 260 के बराबर, एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 260 बटे 13 यानी कि 20 के बराबर। पूछिए नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, 20, बॉय कितने थे 15, हमने एक्चुअल हमने कितना माना था 15 माना था, तो 15 गुना 20 एक्चुअल यानी कि 300 टोटल बॉयज। या You get it? You are getting it? Yeah, you're supposed to. अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या है इसमें, ये दे रखा है और हमें ये चाहिए होता है, साफ साफ हमें ये लग रहा है दोस्तों कि ये x² प्लस 1/3x का होल स्क्वायर है, कुछ टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ a² प्लस b² हमें दिख रहा है, तो a प्लस b का फॉर्म हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ हमें मिल जाए। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही अप्रोच रखते हैं हम लोग। तो 3x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 अगर हमें पास दिया हुआ है, तो पहले क्या कर लेते हैं कि x से डिवाइड कर लो, 3x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 0, 3x प्लस 1/x बराबर 5। अब देखिए अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो हमें चाहिए कुछ और, आ जाएगा कुछ और। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 को हम लोग यहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हम लोग खाली करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म में ले जाने के लिए, ठीक। इससे उसके लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 1/3x हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5/3, ठीक। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो s² प्लस 1/9x² a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1/3x बराबर 25/9, स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब 25/9 में 2/3 को माइनस कर दो, तो 19/9, 19/9 यानी कि 2 होल नंबर 1/9, आंसर आपका ये आ गया, सिंपल। हाँ उधर जो पहली बार करेगा ना उसके लिए इतना सिंपल नहीं है, ये मैंने मेरे लिए सिंपल इसलिए क्योंकि मैंने कई इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, कैसे इसमें डील करना होता है, कैसे इस फॉर्म में लाना होता है, मुझे पता है, मैंने वो किया, मेरा आंसर आ गया, ठीक। इस क्वेश्चन पे ये भी सिंपल सा है, कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन निकालना है, काम खत्म। 2 लाइन है, कौन कौन से लाइन है भैया, 3x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और एक है 11x माइनस 5y प्लस 61 बराबर 0। क्या करें, इंटरसेक्ट एट पॉइंट PAB फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि AB की वैल्यू हमें निकालनी है, काम खत्म, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप कैलकुलेट ही कर लें, इसमें क्या है। तो सिंपल मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 244। एक्चुअली मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था इन्हीं दोनों को बराबर करने के लिए, तो ये अगर मैं उसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, इसको प्लस कर दूं,
तो क्या हो जाएगा, खचाखच कट के जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41। 41x बराबर जो है आपका प्लस 246, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6। x की वैल्यू अगर -6 हुई, अब पुट कर दीजिए, तो -18 -20y -2, यानी कि -20 माइनस बराबर 20y, y बराबर -1, y बराबर आपका -1 हो गया। करेक्ट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना? एक सेकंड, लेट मी वेरीफाई अगेन। -18 -20y माइनस, तो -20 माइनस, ओके, y -1, ठीक 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 ठीक, x -6 y -1, x यानी कि a -6 b -1, ठीक है। ओके, तो a और माइनस माइनस प्लस, तो या 6 स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये दोनों माइनस में प्लस होके प्लस ही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। 36 प्लस 37 है 31, 31 बटा 42 माइनस 41, 31 बटा 41, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अच्छा था, कोऑर्डिनेट का सिंपल सा क्वेश्चन। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। ए बी मेरे पास आ गया, जो पूछ रहा है वो मैंने निकाल दिया, काम खत्म हो गया। ABC स्टार्ट किया एक बिजनेस, twice the investment of E is equal to thrice the investment of C and also 5 times the investment of C। A का 2 गुना बराबर B का 3 गुना, 5C का 5 गुना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रेशियो निकालना चाहे तो पता है आपको, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक। तो बी का प्रॉफिट बताइए क्या होगा। 25 31 इंटू टोटल कितना है 15.5, ये हो जाएगा 5.5, सॉरी 5.5 नहीं होगा, ये होगा 5 एग्जैक्टली। तो 5 मतलब या 5 ही होगा, सिंपल सी बात है, बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। अरे इसको छोड़ो यार, मन नहीं इसको करने का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों अब मुझे ना दिमाग काम करना बंद कर चुका है, मेरा नींद आ रहा है मुझे भयानक, मैं आँख पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे नींद आ रही है अभी भयानक, तकरीबन अभी 3:30 4 शायद बज गए हैं। मैं भी जाता हूँ, सोता हूँ। अब मेरा मूड हो गया था, अगली बार मैं अच्छे से आता हूँ। और ये तो ये भी करेंगे, ये फिर से करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। 47 से लेकर 100 हम लोग खत्म करेंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।